नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार ने गेहूं निर्यात पंजीकरण में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन के दिए निर्देश। दस्तावेजों में खामियों को दूर करने के लिए किया गया निर्णय। क्षेत्रीय अधिकारी पहले से स्वीकृत सहित सभी साख पत्रों का करेंगे भौतिक सत्यापन। गुजरात सरकार ने मृदा संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ किया समझौता। खारेपन से बचाव के जरिए मृदा संरक्षण करना है समझौते में शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना है लागू। राज्य में मृदा की जांच के लिए 115 मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला की गई हैं स्थापित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, फूड प्रोसेसिंग में लगे हैं 24 लाख उद्यमी। 2 लाख उद्यमियों को 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए देकर अपग्रेड करने का है लक्ष्य। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने रखे हैं 60,000 करोड़ रुपए। दुनिया भर में 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। केंद्रीय डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा, भारतीय संस्कृति में दूध की तुलना की गई है अमृत से। भारत दुग्ध क्षेत्र में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश। और अब समाचार विस्तार से। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी जारी करने से पहले गेहूं के निर्यात के लिए आवेदकों के सभी दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि निर्यातकों को अनुचित दस्तावेजों के आधार पर आरसी जारी न हो। खामियों को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी सभी साख पत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे, चाहे वे पहले से ही स्वीकृत हो या इसकी प्रक्रिया में हो। आदेश में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो इस तरह के सत्यापन के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की मदद ली जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि भौतिक सत्यापन करते समय प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा सत्यापन अनुमोदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऐसी तिथि 13 मई 2022 को या उससे पहले की है, लेकिन भारतीय और विदेश बैंक के बीच त्वरित संदेश विनिमय तिथि 13 मई 2022 के बाद है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरी जांच कर सकते हैं और यदि ये एंटीडेटेड पाए जाते हैं तो निर्यातकों के खिलाफ एफटी, डी एंड और अधिनियम 1992 के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुजरात सरकार ने मृदा संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्ष 2004 से किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना लागू है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में मृदा की जाँच के लिए 115 मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मृदा संरक्षण के महत्व पर बल दिया। इस समझौते में खारेपन से बचाव के जरिए मृदा संरक्षण के विभिन्न पहलू और हरित क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है। मृदा संरक्षण का संदेश देने के लिए सदगुरु 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 100 दिन के बाइक अभियान पर हैं। और दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है और ये हमारी डाइट का कितना ज़रूरी हिस्सा है, इस बात को समझाने और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इसके साथ ही दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना भी इसका उद्देश्य है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित होगी। भारत सहित दुनिया भर में जहां 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो वहीं भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। ये दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में दूध की तुलना अमृत से की गई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। इसका श्रेय हमारे दूध उत्पादकों को जाता है। पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित आर्य कन्या गुरुकुल में गौ पूजा कर दिन की शुरुआत की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भारत का अनूप राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बड़ौदा में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। इस दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भारत में फूड प्रोसेसिंग में 24 लाख उद्यमी हैं जो समूह या छोटे उद्यमी हैं। उनमें से 2 लाख को 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए देकर अपग्रेड करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। 137% बजट फूड प्रोसेसिंग का बढ़ा है और उसमें 10,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम के तहत है कि हमारे जो उद्योगपति हैं भारत के, फूड प्रोसेसिंग की कोई भी कंपनी अभी दुनिया में भारतीय कंपनी अपना नाम नहीं रखती है, तो 50% ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, बाकी सब के लिए भारत सरकार निजी उद्योगपतियों को जो भारत की कंपनी होगी उसको हम देंगे ताकि भारत की कंपनी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपना काम कर सके। दूसरा, 2 लाख जो लघु उद्यमी हैं फूड प्रोसेसिंग के, 24 लाख हैं देश के भीतर, चाहे वो समूह बनाते हो या छोटे उद्यमी हो, उनमें से 2 लाख को 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ देकर अपग्रेड करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए रखे हैं। जल जीवन मिशन में हमने इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपया रखा है। हर राज्य सरकार को हमने 3 गुना निकालने की अनुमति दी है कि आप पिछले साल जितना खर्च किया है उसका 3 गुना तक खर्च कर सकते हैं। ये जो ड्रा की स्कीम है ये ग्रांट नहीं है, जितना आप खर्च करना चाहें उतना पैसा आप ले सकते हैं। ये पारदर्शी ढंग से वित्तीय प्रबंधन मोदी सरकार का एक ऐसा कदम है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौकन्ना बना दिया। प्रतिस्पर्धा विकास में है, प्रतिस्पर्धा श्रेय लेने में नहीं है। और प्रधानमंत्री ने मंगलवार को हिमाचल के शिमला में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का हस्तांतरण किया। इसी क्रम में नई दिल्ली में स्थित पूसा केसी सुब्रमण्यम सभागार में किसान कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नई दिल्ली के ICAR पूसा का सी सुब्रमण्यम सभागार, किसानों का ये हुजूम जुटा प्रधानमंत्री के किसान कल्याण सम्मेलन का हिस्सा बनने। साथ में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए किसानों का आभार जताया। आज विश्व भर में लगभग 3,75,000 करोड़ का सामान आपके क्षेत्र का उत्पादन, कृषि क्षेत्र का उत्पादन गत वर्ष में निर्यात किया गया और ये 3,75,000 करोड़ तो मैं मानता हूं शुरुआत है। आगे चल के हम सबका प्रयास है कि भारत से उगाया गया सामान, भारत में जो उत्पाद बनता है किसानों का, वो और बड़े मात्रा में पूरे विश्व में जाए। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि गांव से गांव को जोड़ने के लिए 15,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए किया गया। उत्पादन का वाजिब दाम मिले, इसके लिए MSP का दाम बढ़ाया गया। गरीब और किसान दोनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। चाहे वो PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे शहरी और ग्रामीण आवास स्कीम हो, चाहे वो सिंचाई
कि योजनाएं हों। पैसे जो है ये जो 2000 रुपये आते हैं ना, इनसे क्या है, हम जो है बीज है, खाद है, दवाइयाँ है और कुछ अपनी थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें भी घर के बचा के हम पूरी कर सकते हैं। अन्यथा हमें जो है इधर उधर भटकना पड़ता था। एक एक पैसे की बहुत कीमत होती है। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमारी किस्त जारी की किसानों की, उससे हमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे अब पीछे कोरोना काल में से कुछ बंद पड़ा था, लेकिन हमारी ये किस्त आती रही, इससे हमें फ़ायदा होता रहा, हमारा खर्च निकलता रहा। इससे बहुत फ़ायदा यही होता है, जैसे समय पे हमें दवाइयों के लिए जो कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसा कई बार किसान के पास नहीं होता, तो 2000 रुपये आ जाते हैं तो मौके पे, उससे इसमें बहुत फ़ायदा होता है। चंद्रशेखर, डीडी किसान। और गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पीएम किसान निधि से पूरे देश के किसानों को मजबूती मिली है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, अकेले हमारे अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 2,37,000 किसानों को पीएम किसान के जरिए 6,000 रुपया जो प्रति सालाना भुगतान हो रहा है, ऐसे लाभार्थियों की संख्या 2,36,000 की है और उनको 480 करोड़ रुपए उन किसानों के अकाउंट में जमा हो चुके हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में मौजूद केंद्रीय मंत्री महेंद्र गुंजवारा ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विविध योजनाओं से किसानों और गरीबों को काफी लाभ पहुंचा है। गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण सम्मेलन एक आयोजित किया है। उसमें जो सरकार की विविध योजनाओं तो पहले भी थी, लेकिन 2014 के बाद जो कुछ योजनाएं, प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट हुए और उसको गरीबों को जो फायदा मिला और उसका बेनिफिशियरी को आज हमने किसी को चेक दिया, किसी को डिमांड ड्राफ्ट दिया, किसी को आवास की चाबी दी है, किसी को गैस का कनेक्शन दिया। किसानों के खाते में पीएम किसान निधि ट्रांसफर होने के बाद देश भर के किसानों में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरा होने पर आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के भारत सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, बातचीत की। और जो कृषक सम्मान निधि है, कृषक सम्मान निधि के जो 10 करोड़ किसान हैं उनके खाते में 21,000 रुपये करोड़ डाले गए। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता था, और नालों में, नदी में। तो अब जल जीवन मिशन से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। घर घर में दरवाजे में आके मतलब नल लग गया है सरकार के माध्यम से, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग का समय की बचत हो रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब हम लोग को बहुत पानी का समस्या दूर हो गया है। पानी भी अच्छा मिलता है, स्वच्छ मिलता है। और पहले तो कुआं का, ढोड़ी का पानी पीने से अनेकों प्रकार की बीमारी भी होती थी, और अब तो स्वच्छ पानी पीने से हम लोग बीमारी से भी बचत हो रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिला है। पहले हम खप्पड़ के घर में रहते थे, तो बरसात के दिनों में हमारे घर में पानी टपकता था। अब प्रधानमंत्री के तहत हमको पक्के घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मैंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 10 लाख का ऋण लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए योजना के तहत मतलब मैंने जिस मुकाम पर आज पहुंची हूं, चंद्रकला फ्यूज के नाम से मेरा पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है। इसका प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए मुहिम के तहत मैंने इस लाभ को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ। और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही केंद्र सरकार ने किस तरह से किसानों के सम्मान के लिए और उनकी आर्थिक सहायता के लिए कदम उठाया है, आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनके श्रम को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी 2019 में एक नायाब योजना की शुरुआत की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सम्मान निधि के तौर पर दिए जाते हैं। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी जाती है। ये योजना शुरू में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन 1 जून 2019 से इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया।
इस योजना की शुरुआत के बाद से तकनीकी और प्रक्रिया प्रगति के कई सेट इस योजना में शामिल किए गए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी प्रभावी तरीके से इसका फायदा ले सके। किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए मोबाइल ऐप और पीएम किसान पोर्टल भी बनाया गया है। इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए वॉक इन के माध्यम से योजना के लिए स्व पंजीकरण कराया जा सकता है। यानी लाभार्थी किसानों के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल और बहुत आसान है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब पात्र किसानों के लिए राशन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत 22 फरवरी 2022 तक लगभग 11 करोड़ 78 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि के अलावा मंगलवार को प्रधानमंत्री ने शिमला में 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त जारी की। जैसे ही प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में डाला, किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। पैसे जो है ये जो 2,000 रुपये आते हैं ना, इनसे क्या है, हम जो है बीज है, खाद है, दवाइयाँ है और कुछ अपनी थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें भी घर के बचा के हम पूरी कर सकते हैं। अन्यथा हमें जो है इधर उधर भटकना पड़ता था। एक एक पैसे की बहुत कीमत होती है। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो आज हमारी किस्त जारी की किसानों की, उससे हमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे अब पीछे कोरोना काल में से कुछ बंद पड़ा था, लेकिन हमारी ये किस्त आती रही, इससे हमें फायदा होता रहा, हमारा खर्च निकलता रहा। इस योजना ने न सिर्फ किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की है बल्कि उनके श्रम को भी सम्मान दिया है। निखिल सिंह, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। उत्तर प्रदेश की कई प्रमुख मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार यहां की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 30 मई और 31 मई को मूंग का भाव रहा 7,740 रुपए। वहीं राज्य की लखनऊ मंडी में भी मूंग के कारोबार में कोई बदलाव नहीं आया। 30 मई को इसका भाव रहा 7,450 रुपए, जो कि 31 मई को बिना किसी बदलाव के 7,450 रुपए पर ही टिका रहा। इसी तरह सहारनपुर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 30 मई और 31 मई को मूंग का भाव रहा 8,180 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में 30 मई को मूंग का भाव रहा 5,705 रुपए। 31 मई को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त आई और सौदे 5,855 रुपए पर हुए। राज्य की राजकोट मंडी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। 30 मई को मूंग का भाव था 5,940 रुपए, जो कि 31 मई को 5 रुपए की मामूली तेजी के साथ 5,995 रुपए पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 19 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। वहीं दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज कमजोरी के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 30 मई को इसका भाव था 1,200 रुपए। 31 मई को 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1,100 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 30 मई को प्याज की खरीद 1,380 रुपए पर हुई थी। 31 मई को यहाँ इसका भाव 30 रुपए गिरकर 1,350 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 600 रुपए। 31 मई को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 650 रुपए हो गए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 30 मई को प्याज का भाव रहा 800 रुपए। 31 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 800 रुपए पर ही टिका रहा। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। इपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेतों का ख्याल। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में किसान अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। कपास और सोयाबीन की भी बुआई कर लें। इनके बीजों को भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। यहाँ के किसानों को मिर्च की नर्सरी तैयार करने की भी सलाह दी जाती है। बैंगन की फसल में शेड नेट का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है। इससे बैंगन की फसल को कीट से काफी हद तक बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में मूंग और उड़द की पकी फसलों को काट लें और काटकर उनका सही से भंडारण भी कर लें। अगर गन्ने में दीमक का प्रकोप देखा जा रहा हो तो मिट्टी में ड्रेंचिंग और उचित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के फल के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो नए बाग के लिए उचित आकार और दूरी पर गड्ढे खोदना शुरू कर दें। साथ ही खेतों की गहरी जुताई करें। आम, नींबू और दूसरे फलों के पेड़ों की समय समय पर सिंचाई करें। आम को कीट से बचाने के लिए उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और ठाणे जिले में आम की तुड़ाई करनी चाहिए। दोनों जिलों के किसान बागों में नई रोपाई के लिए गड्ढों की खुदाई करें। खरीफ धान, बाजरा, हल्दी और सब्जियों की नर्सरी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सोयाबीन, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। कपास की बुआई के लिए जमीन की तैयारी करें। कोल्हापुर में पके धान की कटाई कर लें और मूंगफली की पकी फसल की खुदाई करें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। 19 किलो वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी कर दी गई है। नई कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,219 रुपए, कोलकाता में 2,322 रुपए, मुंबई में 2,171.50 रुपए और चेन्नई में 2,373 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने देश में 4G और बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल पर कहा कि देश में प्रति सेकंड अनगिनत वीडियो आते हैं। इसके लिए उपभोक्ता के नजरिए से देखें तो कन्वर्जेंस होने के बाद तमाम सुविधाओं को न सिर्फ और सस्ता करना आसान होगा बल्कि उनको और प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट के नजरिए से देखें तो प्रसारण को और प्रभावी बना पाने से लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो पाएगी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान नई जलपाईगुड़ी ढाका छावनी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली स्थित रेल भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत बनाने में मिताली एक्सप्रेस अहम भूमिका निभा सकती है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2475 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2236 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.63% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.60% की गई। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193.57 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को 3.40 करोड़ से अधिक कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 10,91,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से हुआ और सफलतापूर्वक ये निर्माण कार्य आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।